कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां एक खतरनाक अमेरिकन सोल्जर की मुलाकात याकूजा गैंग से हो गई और हालात इतने ज्यादा नाजुक हो गए कि उसको बाहर निकलने के लिए याकूजा गैंग को खुद ज्वाइन करना पड़ा, जिसके बाद उसने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। असल में ये सब शुरू हुआ 1994 में निक लोवेल नाम के एक आदमी से, जो पैसिफिक वॉर के बाद अब एक यूनाइटेड स्टेट्स में मरीन कॉर्प्स का कैप्टन था। निक वैसे तो ओसाका की जेल में अकेले एक नॉन जैपनीज इनमेट था। एक अमेरिकन होने की वजह से उसके साथ जापान में काफी खराब ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसकी वजह से उसका मूड लगभग हमेशा खराब रहता था। उस जेल में ज्यादातर लोग याकुजा क्रिमिनल्स थे, जिनकी बॉडी पर इरेजुमी टैटूज बने हुए थे। खैर, अब एक दिन जब निक की ड्यूटी उस प्रिजन के बाथरूम साफ करने के लिए लगाई गई, तब अचानक से वहाँ 5 डरावने लोग आ गए। उन लोगों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा क्राइम करके तो जेल के अंदर नहीं आए होंगे। जिसके बाद वो थोड़ी देर निक को घूरते हैं और उसके बाद वहाँ से चले गए। फिर उनके जाने के बाद निक बाथरूम के सामने मौजूद एक रूम में जाता है, लेकिन वहां पर जाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर एक आदमी ने खुद को फांसी लगा ली थी। जिसको देखकर निक डरते हुए तुरंत गार्ड्स को मदद के लिए चिल्लाता है और उस आदमी को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद जब गार्ड्स वहां पर आए तो वो निक की मदद करने की बजाय उसको बुरी तरह से मारने लगे, जिसका रीजन खुद निक को समझ ही नहीं आया। खैर, अभी के लिए एक गार्ड निक के पास आकर उसको उसके काम से मतलब रखने को कहता है, जिसके तुरंत बाद ही निक को वापस से एक सेल में डाल दिया गया और उसी सेल में उस आदमी को भी डाल दिया गया था जिसकी जान थोड़ी देर पहले निक ने बचाई थी। जिससे बात करके निक को पता चला कि असल में उस बंदे का नाम कियोशी था, जो शिरोमत्सु याकुजा गैंग का मेंबर था। दरअसल कियोशी ने जानबूझकर फांसी लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर वो इस तरह से हॉस्पिटल में पहुंच जाता तो उसके साथी उसको वहां से जैसे तैसे रेस्क्यू कर लेते। तब कियोशी निक से भी उसका साथ देने को कहता है, जिसके बदले में वो निक को भी अपने गैंग में शामिल कर सकता था, जिससे उसको भी समय से पहले ही जेल से आजादी मिल जाती। अब जाहिर सी बात है कि आउटसाइडर होने की वजह से निक के साथ जेल में सही से बर्ताव भी नहीं हो रहा था और ऐसे में उसके लिए 10 साल काटना वहाँ काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो तुरंत ही कियोशी की मदद करने के लिए मान गया। तब सबसे पहले तो कियोशी ने निक को एक तेज धार वाला हथियार ढूंढने का काम दिया और किस्मत से कुछ दिनों बाद निक की जेल के बाहर पत्थर तोड़ने की ड्यूटी लगती है। उस वक्त ही उसने नोकीले पत्थर उठा लिए थे, जिसको वो सबसे पहले तो अपने सेल में ले जाकर घिस घिस कर और ज्यादा शार्प करता है। जिसके बाद जब वो उन्हें कियोशी के पास लेकर गया, तब कियोशी निक को कुछ बताने के बाद उन पत्थर से खुद को स्टैप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकलने लग गया था। और जैसा कि अब उसका इलाज जेल में तो मौजूद नहीं था, इसलिए बाद में निक जब पुलिस वालों को बुलाता है, तब वो लोग खुद बहुत ज्यादा घबरा कर तुरंत ही कियोशी को हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। अब जैसा कि निक ने जेल में एक तरह से कियोशी की जान बचाई थी, इसलिए जेल वालों ने उसकी सजा को कम कर दिया था और अब वो बस कुछ दिनों के अंदर ही जेल से बाहर आ गया था। तब उसके बाहर निकलते ही उसको एक ब्लैक कलर की मस्त गाड़ी दिखाई दी, जो असल में कियोशी ने अपना वादा पूरा करने के लिए भेजी थी, जिसमें बैठकर निक थोड़ी देर में ओसाका में मौजूद शिरोमत्सु याकुजा गैंग के हेडक्वार्टर पहुंच गया। वहां पर कियोशी के अलावा और भी बहुत सारे याकुजा गैंग के मेंबर्स थे, जो निक का स्वागत करते हुए सबसे पहले तो उसे कियोशी की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद निक ने भी याकुजा गैंग को ज्वाइन कर लिया था और तब उसको उसका फर्स्ट मिशन मिलता है, जिसमें उसको एक अमेरिकन बिजनेसमैन से याकुजा के लिए एक डील करनी थी। इसके साथ ही निक को एक होटल रूम और साथ ही कुछ पैसे भी दिए गए, ताकि वहां रहने में उसको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अभी के लिए निक होटल पहुंचकर थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए निकल गया और घूमते घूमते वो पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसको एक जापानीज लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, इसलिए वो अभी के लिए उसको टिप देकर अपने साथ ले गया। अब इसके अगले दिन निक मिशन पूरा करने के लिए कियोशी के साथ एक फैक्ट्री में एंथनी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन के पास जाता है, जो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट बंदा था। और अभी वो निक की बातें ना सुनकर उल्टा सबसे पहले तो निक से बुरी तरह से बिहेव करता है और बाद में जापानीज कल्चर का मजाक भी बनाने लगता है। और साथ ही मजे लेते लेते उसने ये बात भी रिवील कर दी थी कि वो याकुजा के साथ साथ उसकी राइवल गैंग सीजू गैंग के साथ डील करने के बारे में भी सोच रहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो निक के सब्र का बांध टूट चुका था, जिसकी वजह से वो पास में पड़े एक टाइपराइटर को उठाकर बुरी तरह से एंथोनी को वहीं पर पीटना चालू कर देता है, जिसकी वजह से एंथोनी की इतनी ज्यादा फट चुकी थी कि उसने लगे हाथ निक के साथ डील को साइन कर लिया था। इसलिए तब शाम को शिरोमात्सु गैंग के लोग निक की फर्स्ट विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाते हैं, जहां पर उनके सेलिब्रेशन के दौरान सीजू गैंग भी वहां पर पहुंच गई थी और वहां आकर उनका एक मेंबर निक को चढ़ाने लगता है कि वो शिरोमत्सु गैंग का एक नया पिल्ला है, जिस वजह से निक ने उस आदमी के मुंह पर एक गिलास की बोतल मार दी, जिससे वहां का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया और सभी लोगों ने अपनी अपनी गन्स निकाल ली। लेकिन उस वक्त सीजू गैंग के लोग कम थे, इस वजह से वो लोग बस धमकी वगैरह देकर वहां से चले गए। लेकिन आज यहाँ निक के इस एक्ट ने शिरोमत्सु गैंग और कियोशी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी,
उन्हें ये बिलीव हो गया था कि निक भी कहीं ना कहीं अब उन्हीं के ग्रुप का पार्ट है। इस वजह से उस रात कियोशी निक को एक अपार्टमेंट और एक ब्लैक सूट गिफ्ट करता है और उसे शिरोमत्सु गैंग को ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब निक भी इस ऑफर को खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है और अब कुछ दिनों बाद कियोशी निक को एक दूसरा काम देता है, जो था एक अमेरिकन बार ओनर से डील करना। ये आदमी भी शिरोमत्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था, जिसके बाद जब निक वहां गया तो वो ज्यादा देर तक उस बार ओनर से बात नहीं करता, बल्कि वो उसे तुरंत ही मारना शुरू कर देता है और लास्ट में कियोशी उसे नाइफ से मारकर वहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद शाम को वो लोग एक नाइट क्लब में जाते हैं। यहाँ नाइट क्लब में निक को एक बार फिर से वही लेडी दिखाई दी जिससे उसने पहले देखा था, पर तभी निक देखता है कि कियोशी उसे साइड में पकड़कर कहीं ले जा रहा था। जिसके बाद निक भी उनके पीछे गया और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कियोशी की सिस्टर मियू है और कियोशी इसलिए परेशान है क्योंकि मियू ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। खैर इस सब के बाद कियोशी निक को मियू को घर छोड़ने के लिए कहता है। तब निक भी मियू को ड्रॉप करने के लिए उसके घर चला गया, लेकिन घर पहुंचकर मियू निक को अंदर बुलाने लगती है। हालांकि पहले तो निक थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो अंदर चला गया। अब रात में जब मियू सो रही थी तब निक देखता है कि उसकी पीठ पर एक टैटू बना हुआ है, जिससे ये कंफर्म होता है कि उसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं। खैर कुछ दिनों बाद कियोशी निक को एक और काम सौंपता है। इस बार उसे एक अमेरिकन वेपन डीलर से डील करनी थी और उसे ये काम बिल्कुल सीक्रेटली करना था, यहाँ तक कि शिरोमत्सु गैंग के मेंबर्स को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को ये सारा काम अकेले ही संभालना था। तब डील करने के लिए निक एक डॉक पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक आदमी की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। तभी वहां पर सीजू गैंग के मेंबर्स आ गए, लेकिन निक को कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया था, इस वजह से उसने पहले ही पैसे कार में छुपा दिए थे। असल में सीजू गैंग के मेंबर्स उस डील को खराब करने के लिए वहां पर आए थे। अब जाने से पहले वो लोग निक के ऊपर गन तान देते हैं। खैर जब निक को यह एहसास होता है कि अब वो बच नहीं सकता, तब वो उनमें से एक आदमी से गन लेकर कुछ लोगों को मार देता है। और क्योंकि निक के पास पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, इस वजह से उसे इस काम में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब सीजू गैंग के कुछ मेंबर्स मर गए तब बाकियों को ये समझ आ गया कि अब एक बड़ी वॉर होने वाली है और कुछ ही देर में ये बात शिरोमत्सु गैंग के लीडर को पता चल गई। तब वहाँ गैंग के सभी मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग करी गई। उस मीटिंग में सब लोग कहते हैं कि शायद उन्हीं में से कोई है जो सीजू गैंग को उनके गैंग की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब क्योंकि निक बाहर से आया था, इस वजह से सबसे पहला डाउट उसी पर गया। हालांकि कियोशी निक की साइड लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसी ने निक को ये काम करने के लिए कहा था। खैर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उस गैंग का लीडर एक पुराना जापानीज तरीका अपनाने की सोचता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी क्रिमिनल था उसे अपनी 2 उंगलियां एज अ गिफ्ट दूसरे गैंग लीडर को भेजनी होंगी। अब यहाँ पर निक के साथ साथ कियोशी भी अपनी उंगलियां काट करके लीडर के सामने रख देता है, जिसके बाद सीजू गैंग के मेंबर्स भी इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं क्योंकि वो सभी लोग जापानीज ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते थे। इन सब के बाद शिरोमत्सु गैंग के लीडर निक को अपने साथ कार में कहीं लेकर जाते हैं। ये जगह जंगल के बीचों बीच में थी। असल में यहाँ एक सेरेमनी होने वाली थी, जिसके बाद से निक परमानेंटली शिरोमत्सु गैंग का मेंबर बन जाएगा। ये सेरेमनी प्रॉपर जापानीज ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए होती है और फाइनली निक को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और निक भी इस सबसे काफी खुश था। इस वजह से वो भी याकुजा टैटूज अपनी बैक पर बनवा लेता है। ये टैटूज इन लोगों की रिच हिस्ट्री और कल्चर की स्टोरीज बताते थे। खैर इस सब के बाद सभी लोग निक के गैंग में शामिल होने का सेलिब्रेशन करने लगते हैं। जहां मौका मिलते ही निक कियोशी को उसके और मियू के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। अब पहले तो कियोशी खुश नहीं होता, पर वो जानता था कि निक एक सच्चा इंसान है, इस वजह से वो उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। इस सब से मियू भी काफी खुश होती है क्योंकि अब निक पूरी तरह से उसके साथ हो गया था। इस पूरे मूवमेंट में वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। खैर अब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि तभी एक दिन निक और मियू ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ अचानक निक को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। असल में ये चेहरा था उसी आदमी का जिसने निक पर वेपन डीलिंग वाले इंसिडेंट में अटैक किया था। अब उसे देखते ही निक फटाफट मियू को इन सबसे दूर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मियू को कुछ हो न जाए। वहीं दूसरी तरफ अचानक ही सीजू गैंग के कुछ लोग शिरोमत्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स पर पहुंच गए। यहाँ पर ये लोग शिरोमत्सु गैंग से एक डील करने के लिए आए थे, पर सीजू गैंग की तरफ से उन लोगों ने एक यंग लड़के को भेजा था और ये बात शिरोमत्सु गैंग के लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी अचानक से शिरोमत्सु गैंग का एक मेंबर ओरोची लीडर से उस डील को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, पर इस बात से लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस डील को पूरी तरह से खारिज कर देता है। उसी शाम कियोशी, ओरोची और निक एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। अब यहाँ पर ओरोची काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो लीडर की काफी बुराई भी करता है। तब कियोशी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोची इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो तुरंत ही वहां से उठकर चला गया। अब बाहर आने पर ओरोची की नजर मियू पर पड़ती है। असल में ओरोची और मियू एक टाइम पर लवर्स थे।
लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था और वो दोनों अलग हो गए थे। खैर अब म्यू को देखकर ओरोची एक बार फिर से उससे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन म्यू इस पर साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद ओरोची उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, पर म्यू मुश्किल से उससे बचकर वहां से निकल जाती है। इस सब के बाद शिरोमत्सु और शिजु गैंग एक बार फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार वो मिल रहे थे एक सुमो मैच में, जो कि एक पुराना ट्रेडिशन था। मैच स्टार्ट होते ही दोनों टीम के लोग वहां पहुंच जाते हैं। इस बार इस डील को करने के लिए शिजु गैंग से उसका लीडर आया था, पर यह डील कोई नॉर्मल डील नहीं थी। असल में शिजु गैंग का लीडर ये चाहता था कि शिरोमत्सु गैंग का लीडर रिटायर हो जाए और वो पूरे शिरोमत्सु गैंग को शिजु गैंग में ही शामिल कर ले। अब ये बात सुनते ही पूरे रूम का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। सभी को इस बात का एहसास था कि इस मोमेंट पर शिरोमत्सु गैंग कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये ऑफर सुनते ही शिरोमत्सु गैंग का लीडर तुरंत ही मना कर देता है, जो सुनकर वो लोग तुरंत ही वहां से उठकर जाने लगे। तभी जाते जाते निक शिजु गैंग के लोगों से कहता है कि शिरोमत्सु गैंग के अंदर शेर रहते हैं और उन्हें कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। खैर इस सब के कुछ दिन बाद जब निक एक दिन मार्केट गया, तभी वहां पर उसे एक पुराना साथी पोली मिलता है। पोली और निक अमेरिकन आर्मी में साथ काम किया करते थे। खैर पहले तो पोली निक से काफी अच्छे से बात करता है, बट इसके साथ ही वो निक से कहता है कि उसने कोर्ट मार्शल से बचने के लिए अपनी फेक डेथ दिखाई थी। अब ये सुनते ही निक को कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया था कि पोली शायद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। खैर इसके साथ ही वो पोली को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है और मौका पाते ही वो उसे मार देता है, क्योंकि निक के लिए लोगों को मारना बिल्कुल आम बात हो चुकी थी। उसे जिससे भी खतरा महसूस होता था वो उसे तुरंत ही मार देता था। खैर अब इन सब के बाद वो म्यू से मिलने के लिए जाता है और यहाँ म्यू का चेहरा देखकर निक का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि म्यू के फेस पर बहुत से चोट के निशान थे, जो देखते ही निक ये जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। लेकिन म्यू उस आदमी का नाम बताने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन उसी वक्त वो निक को एक और बड़ी खुशखबरी देती है। वो निक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर इसके पहले निक कुछ बोल पाता वो निक को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है, जो सुनकर निक को समझ नहीं आ रहा था कि म्यू आखिर ये सब क्यों कर रही है, पर वो म्यू की बात मानते हुए वहां से चला गया। इस सब के बाद निक अपने घर पहुंचता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वो म्यू की सुरक्षा कैसे करे। वो हर हाल में म्यू और अपने होने वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इस वजह से वो तुरंत क्योशी के पास जाता है और उसे म्यू की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, क्योंकि क्योशी ने हमेशा से ही म्यू को बहुत ध्यान से रखा था। इस वजह से वो निक को अंदर बुलाता है और उसके सामने 2 तलवारें रखता है। वो उसे बताता है कि इनमें से एक तलवार दूसरों को मारने के लिए है और एक तलवार अपनी रक्षा करने के लिए है। जो सुनकर निक उनमें से एक तलवार उठा लेता है, जिसके बाद क्योशी निक के साथ पोली की लाश को दफनाने के लिए चला गया, ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला हुआ ओरोची शिजु गैंग के साथ मिलकर शिरोमत्सु गैंग को तबाह करने का पूरा प्लान बना चुका था। खैर कुछ दिन बाद शिरोमत्सु गैंग का लीडर क्योशी और निक के साथ एक टेलर शॉप पर गया। तभी अचानक से निक को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगा, जहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी उनके लीडर को गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा है। जो देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही कियोशी पीछे से आकर उसे गोली मार देता है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच शिजु गैंग के कुछ लोग वहां पर आ गए और उनकी तरफ बुरी तरह से गोलियां चलाने लगे। तब निक और कियोशी लीडर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच कियोशी की गोली लगने से उसके मौके पर ही मौत हो गई। खैर किसी तरह निक और शिरोमत्सु गैंग का लीडर वहां से बचकर निकल जाते हैं, जिसके बाद गैंग का लीडर तुरंत ही एक मीटिंग बुलाता है। तब वो सबसे कहता है कि उनके बीच जरूर कोई ना कोई गद्दार है, जो कि शिजु गैंग को उनकी पूरी खबर दे रहा है। उस मीटिंग के बाद निक घर पहुंचकर मियो को कियोशी की मौत की खबर बताता है, जो सुनकर मियो काफी ज्यादा रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर निक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तब उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कियोशी की मौत का बदला लेंगे। इस वजह से अगले दिन निक और शिरोमत्सु गैंग के कुछ लोग शिजु गैंग के बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को एक पार्टी में पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं पर मार देते हैं। इस सब से शिजु गैंग का लगभग अंत हो चुका था, क्योंकि उनके मैक्सिमम लोगों को शिरोमत्सु गैंग ने मार दिया था। अब ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच शिजु गैंग के लीडर ने एक बच्चे के जरिए शिरोमत्सु गैंग के सामने एक प्रस्ताव रखा, और कहीं ना कहीं ये डील शिरोमत्सु गैंग पर काफी भारी पड़ सकती थी। पर सामने आते खतरे को इग्नोर करते हुए शिरोमत्सु गैंग के लीडर ने रिस्क उठाने का डिसाइड किया। लीडर ये बात जानता था कि इस तरह से एक दूसरे को मारकर उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तब वो अगले दिन अपने लोगों के साथ बिना हथियार के एक खाली डॉक पर पहुंचता है। यहाँ पर शिजु गैंग के लोग पहले से ही उन लोगों का वेट कर रहे थे। तभी अचानक से शिरोमत्सु गैंग के लोग ये नोटिस करते हैं कि शिजु गैंग में ओरोची भी खड़ा है।
जिसका मतलब था कि कहीं न कहीं ओरोची वो इंसान है जिसने उनकी गैंग को धोखा दिया है। लेकिन इसके बाद भी शिरोमत्सु गैंग के लीडर ने आगे आकर ओरोची को माफ करते हुए उसे गले लगा लिया। लेकिन कहीं न कहीं ओरोची आस्तीन में पलने वाला सांप था और उसने अपना असली रंग दिखाते हुए शिरोमत्सु गैंग के लीडर पर चाकू से हमला कर दिया। उस वक्त शिरोमत्सु गैंग के बाकी लोग भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सीजू गैंग के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि डील ये हुई थी कि कोई भी गैंग के मेंबर्स वहां पर हथियार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन सीजू गैंग के सारे ही मेंबर्स अपने साथ हथियार लेकर आए थे। ये सब कुछ देखकर निक को काफी गुस्सा आया और वो ओरोची को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इसी बीच एक स्नाइपर ने निक के पैर पर शूट कर दिया जिससे निक घायल हो गया और वो अपने गैंग के लीडर को तड़पते हुए मरता देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शिरोमत्सु गैंग के सभी ऑफिसर्स और उसके बार्स को तोड़ देती है, जो कि सीजू गैंग के कहने पर हो रहा था। वो लोग चाहते थे कि शिरोमत्सु गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिलहाल सीजू के लोगों से बचते हुए निक किसी तरह म्यू से मिलने के लिए ओरोची के घर में पहुंच गया क्योंकि ओरोची ने म्यू को बंदी बना लिया था, जिसके बाद निक उसे अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर लेकर गया। हालांकि अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो कियोशी की दी हुई तलवार लेकर सीजू गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया, जहां जाने पर निक को देखकर वहां के सभी लोग उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन तभी वो सभी से कहता है कि वो लोग ओरोची पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जिसने अपनी गैंग को धोखा दिया हो। उस इंसान का क्या भरोसा कि वो उनकी गैंग को धोखा नहीं देगा। तभी ओरोची वहां पर आकर निक को वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एक आउटसाइडर था, ना कि उनके बीच का बंदा था। तभी निक उसे फाइट करने के लिए एक स्वॉर्ड देता है और इससे पहले ओरोची कुछ कह पाता उससे पहले ही निक ने उस तलवार से उसका गला काट दिया, जिसके बाद सीजू गैंग का लीडर निक को जाने देने के लिए कहता है क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और उसने ये काम जापानीज ट्रेडिशन से ही किया था, इसलिए उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। जिसके बाद निक म्यू के पास जाता है जिसे उसने शिरोमत्सु गैंग के बाकी लोगों की सुरक्षा में रखा हुआ था। तब म्यू ये जानकर काफी खुश होती है कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।